जरा सोचो, एक ऐसा कातिल जो सिर्फ पुलिस वालों को ही मारता था। ना कोई मकसद, ना लालच, ना इंतकाम का ऐलान, बस वर्दी देखते ही मार देता था। ये कहानी है 2006 की, जहां पुलिस वाले खुद खौफ में जी रहे थे। कराची का इलाका मलीर सऊदाबाद। 7 दिनों में 7 पुलिस वाले मार दिए जाते हैं। एक हुक्म जारी होता है, ना कोई पुलिस वाला वर्दी पहनेगा, ना कोई सफ़ेद बाइक इस्तेमाल करेगा। शहर में खौफ फैल चुका था, किसी को कुछ नहीं पता था कातिल कहाँ है, कहाँ से आता है। बस पता था तो सिर्फ इतना कि कातिल पीछे से आता है और सर में गोली मार के चला जाता है। ये था कराची का पहला सीरियल किलर। चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू माय शो, माय नेम इज चौधरी उमर। यू आर वाचिंग The case study of serial killer of Karachi who targeted the police. 2006 पाकिस्तान का शहर कराची। आला अफसरान अपने कमरे में परेशान बैठे हैं, और परेशान क्यों ना हो। 7 दिनों में 7 पुलिस वाले मार दिए गए और मुजरिम का कुछ पता नहीं। आला हुकाम एक हुक्म जारी करते हैं, ना कोई पुलिस वाला वर्दी पहनेगा, ना सफ़ेद बाइक इस्तेमाल करेगा। कराची में हर तरफ खौफ फैल चुका। पुलिस खुद खौफ में जी रही होती है और उस किलर को पकड़ने की अनथक कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पुलिस वालों को अभी तक इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें ये लग रहा था कि जिसने भी ये काम किया है वो यहाँ से निकल चुका है। और फिर अचानक 2 महीने बाद खबर आती है कि एक सब इंस्पेक्टर को सर मार दी गई। और अब की बार तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि 2 महीने से ये शख्स, ये गैंग इन्हीं के बीच में ज़िंदगी गुजार रहा था और इनकी पहुंच से दूर था। लेकिन अभी भी कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं पता। और तंग आकर सिंध गवर्नमेंट इनाम का ऐलान करती है कि जो इस गैंग को पकड़वाएगा उसे 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। राजा उमर खिताब SSP काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वो बताते हैं कि उनके लिंक्स सिटी के अंदर और बाहर होते हैं, लेकिन उनके लिंक्स जेल में भी होते हैं। और जेल में से एक शख्स उन्हें ख़त भिजवाता है। लेकिन इस केस के चलते प्रेशर इतना ज़्यादा था और काम का लोड इतना ज़्यादा था कि SSP साहब जेल में नहीं जा सकते। और फिर वो दोबारा ख़त लिखता है और उसमें बताता है कि वो इस किलिंग के बारे में जानता है। और SSP साहब फ़ौरन उससे मिलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उससे पहले फोरेंसिक रिपोर्ट आती है। उसमें जो खुलासे होते हैं उससे हर किसी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। फोरेंसिक रिपोर्ट में ये पता लगता है कि इन 7 के बाद जो ये 8वीं किलिंग हुई है, इसमें असला एक ही इस्तेमाल हुआ है। असला भी एक, बुलेट भी एक और शख्स भी एक, तरीका वारदात भी एक और कत्ल का तरीका भी एक। इन सब को पीछे से सर में मारी गई। SSP साहब जब जेल में जाके उस मुखबर से मिलते हैं, वो मुखबर SSP साहब को कहता है कि मैं इतने सालों से जेल में सड़ रहा हूँ, अगर मैं आपको उस शख्स के बारे में बता दूँ तो आप मेरी क्या हेल्प करेंगे। तो SSP साहब कहते हैं कि 30 लाख रुपया गवर्नमेंट ने इनाम रखा है, वो तुम ले लेना। वो SP साहब को बताता है कि ये शख्स इसी जेल में रह कर गया है और उसने अपना दिल का हाल बताया था मुझे। वो डकैतियाँ करते थे और डकैतियों में उनके हाथ करेंसी लगी। वो करेंसी जाली थी। जब वो करेंसी चला रहे थे तो वहाँ पे वो पकड़े जाते हैं। अब जब पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है तो वो जाली करेंसी छोड़ के उनके ऊपर पिस्टल की FIR डाल देती है और उन्हें जेल हो जाती है। वो शख्स जब जेल में आता है तो उसके दिल में नफ़रत पुलिस के लिए बढ़ जाती है और वो अपने साथ वाले को अपना दिल का हाल दे देता है कि मैं बाहर जाते ही पुलिस वालों को टारगेट शुरू करूँगा। और वो जैसे ही जेल से बाहर आता है उसी दिन वो एक सब इंस्पेक्टर को टारगेट करता है। अब SSP साहब हुक्म जारी करते हैं और पुलिस इस शख्स को ट्रेस करने में लग जाती है। अब चलते हैं हम इस कहानी की तरफ कि ये शख्स कौन है, इसका ताल्लुक कहाँ से है। 1980 कामरान उर्फ कामू 3 भाइयों में सबसे छोटा भाई था। बाप जो हर टाइम नशे में लगा रहता था और कई रोज़ घर नहीं आता था और कितनी ही बार उसकी तलाश में पुलिस घर आती थी।
माँ ने और बड़े भाई ने मिलकर चर्च का काम शुरू किया और ये काम चलने भी लग गया। लेकिन उसकी वजह से बहुत बार पुलिस घर आती थी। मोहल्ले में भी लोग तरह तरह की बातें करते थे। और एक दिन सब ठीक जा रहा था कि बड़े भाई को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वो लंबे अरसे के लिए जेल चला जाता है। पीछे ये काम उसकी माँ संभाल लेती है और कुछ अरसा गुजरने के बाद उसको ये पता लगता है कि उसकी माँ को केपी के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो कुछ दे दिलाकर वापस भी आ जाती है। लेकिन इस बात का कामों के जहन पे जो असर पड़ता है, उसके दिल में नफरत आ जाती है पुलिस के लिए। वो अंदर ही अंदर इनसे शदीद नफरत करने लगता है। उसके बाद वो कराची आता है और 11 लोगों के साथ मिलकर अपना गैंग बनाता है और जुर्म की दुनिया में कदम रख लेता है। और उसके साथ उसका दोस्त फरहान उर्फ गोली होता है। कामरान उसको अपने दिल का हाल देता है कि मैं इन पुलिस वालों को इबरत का निशान बनाना चाहता हूँ, और फरहान भी उसका साथ देता है। उसको रोकने की बजाय वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। और इसी के चलते पुलिस उनकी तलाश में हर जगह ऑपरेशंस कर रही होती है। और फिर जो खबर आती है उससे पूरा कराची हिल जाता है कि रेंजर के 2 नौजवानों को सरेआम सेम तरीके से ख़त्म कर दिया गया और उनका पिस्टल भी मौजूद नहीं। अब इसके पीछे जो कहानी पता लगती है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये दोनों रेंजर के अहलकार नमाज पढ़ने जाते हैं और नमाज पढ़ के जैसे ही मस्जिद से बाहर आते हैं, फरहान और कामरान दोनों बाहर खड़े होते हैं। कामरान की नज़र इनके क्लॉक पे पड़ती है और कामरान फरहान से कहता है ये मुझे पिस्टल पसंद आ गया और ये मैंने लेना है। वो सिर्फ एक महज पिस्टल के लिए इन दोनों को सरेआम मार देते हैं और पिस्टल लेकर फरार हो जाते हैं। और इसके बाद एजेंसीज, रेंजर्स, पुलिस कामरान को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन जुर्म कितनी की देर छुप सकता है, मुजरिम कानून से कितना वक्त भाग सकता है। कामरान ने अपने दिल का हाल फरहान को बताया था। फरहान ने अपने बाकी दोस्तों को भी ये बात बता दी थी कि पार्ट टाइम वो सीरियल किलर है और उन्हीं में से पैसे की लालच में किसी ने इनकी मुखबरी कर दी। इनकी लोकेशन का पुलिस को पता लग गया और पुलिस प्लान बनाने लग गई कि कैसे इन्हें पकड़ा जाए। उसी दौरान अक्टूबर की शाम पुलिस कांस्टेबल गुलाम गौस अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था और उसके ऊपर एक अजीब सा खौफ तारी था। लेकिन वो खुद को ये सोच के रिलैक्स करता है कि ना वो यूनिफॉर्म में है, ना उसके पास पुलिस की बाइक है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कामरान मौत का फरिश्ता बन के उसके पीछे आ रहा है। और कुछ लम्हों के बाद एक फायर होता है, बुलेट सर से आर पार हो जाती है। अब आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि ना इस कांस्टेबल ने वर्दी पहनी थी, ना इसके पास बाइक था, फिर भी कामरान को इसके बारे में कैसे पता लगा? कामरान को इसके बारे में ऐसे पता लगा कि इसने सरकारी बूट पहने हुए थे, जो पुलिस वाले बूट इस्तेमाल करते थे। और ऐसा तो हो नहीं सकता था। कामरान के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो पुलिस वाला देखे और उसे छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसके बाद जब पुलिस रेड करती है तो घर के बाहर ताला लगा होता है और पुलिस बड़ी ही चालाकी से वो ताला खोलती है और अंदर जाते हैं। अंदर कोई मौजूद नहीं होता। फिर वो वैसे ही बाहर से ताला बंद करके अंदर चुप करके बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे। अगर कामरान आज भी उनके हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी वो इनके हाथ में नहीं आएगा। और वहाँ मौजूद सारा असला ये अपनी तहवील में ले लेते हैं और हर कमरे में इधर उधर पुलिस वाले अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद कामरान और फरहान घर के अंदर दाखिल होते हैं। हंसते, खिलखिलाते, बात करते। जब वो अंदर आते हैं तो वो मंजर देख के उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। आप ये समझ सकते होंगे कि उस टाइम उनकी क्या हालत होगी। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम घर के अंदर जा रहे हैं और आगे से पुलिस हो। इस सिचुएशन में वो कोई एक्शन नहीं करते। उनको वहाँ पर समझ ही नहीं आ रही होती कि ये क्या हो गया। एकदम वो हैरान और सुन्न हो जाते हैं। इसी दौरान पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी थे कि ये वाकई सीरियल किलर है या नहीं, क्योंकि रेंजर से लिया गया पिस्टल वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस कामरान से उस पिस्टल के बारे में पूछती है, क्योंकि जब तक वो पिस्टल नहीं मिलेगा ना उन्हें तसल्ली होगी कि ये सीरियल किलर है और ना ही रेंजर्स के हाईली ऑफिसर्स इस बात पे एग्री करेंगे। कामरान पुलिस को बताता है कि ये सब करने के बाद उसने देखा कि शहर में अफरा तफरी बढ़ जाती है कि मैं इस पिस्टल की वजह से पकड़ा ना जाऊँ, इसलिए वो पिस्टल फरहान को दे देता है
और जब पुलिस फरहान से पूछती है कि वो पिस्टल कहाँ है, तो वो पुलिस को बताता है कि उसने अपनी माँ के साथ जाकर एक नाले में वो पिस्टल फेंक दिया था। अब पुलिस वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों के साथ वहाँ जाती है और सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता और वो एक ट्रक ढूंढने लगते हैं जिसके आगे मैग्नेट लगा होता है। कुछ दिनों बाद उन्हें वो ट्रक मिल जाता है और वो लेके उस जगह पर जाते हैं और जब मैग्नेट नाले के अंदर जाता है तो उसके साथ बहुत सारा गन, लोहा और वो पिस्टल भी बाहर आ जाता है और वो पिस्टल बरामद होता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि फरहान ने जिस जगह की निशानदेही की थी वो एग्जैक्ट थी और पिस्टल बरामद होने की वजह से इन सब को तसल्ली हो जाती है कि यही सीरियल किलर है और तब जाके पुलिस के आला ऑफिसर्स, कराची के लोग सुकून की नींद सोते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्हें अदालत में पेश करती है। अदालत में इन्हें सजाए मौत दी जाती है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। 2-3 महीने में 14 पुलिस वालों को मारने के बाद क्या आपको लगता है कि ये सज़ा काफ़ी है? 2006 में ये लोग पकड़े गए। आज 2025 चल रहा है, लेकिन ये लोग अभी भी जेल में बंद हैं। इनकी सजाए मौत पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है उनकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि हर कोर्ट से ये अपील खारिज हुई है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। आपको अगर ये केस स्टडी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए था। अगर ये 2025 में होते और पकड़े जाते तो ये CCD के हाथों ख़त्म हो गए होते। और अगर आप अपनी पसंद का कोई केस सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं हम उस केस पे केस स्टडी बनाएं जो आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम ये वीडियोस आपके लिए बनाते हैं।